हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, हमने दिया था आज आपको एक टेस्ट जिसमें पूछे गए थे आपसे कुछ सवाल और सब बच्चों ने उनके आंसर्स दिए हैं, लेकिन सबके मन में एक क्वेरी है कि उनका कौन सा आंसर गलत है और कौन सा सही है। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमने ये वाला सेशन रखा है जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट 2 के बारे में। पहला क्वेश्चन था आपके लिए बच्चों कि वो कौन सी थ्योरी है जो बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, जो बिहेवियरिज्म के अंडर नहीं आती। तो मैंने आपको क्या बताया था कि थ्योरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आता है बच्चों बिहेवियरिज्म के अंदर और दूसरा पार्ट आता है कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि बिहेवियरिज्म में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं और कॉग्निटिविस्ट जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये देखना है कि कौन सी थ्योरी को मैम ने किसके अंडर पढ़ाया था। तो चलो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको किसके अंडर पढ़ाया था हमने? बिहेवियरिज्म के अंडर। तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बच्चों जी स्टॉल थ्योरी। हाँ, जी स्टॉल जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म के अंडर नहीं आती, वो आती है कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जी स्टॉल जो है वो एक अलग डायमेंशन है थ्योरीज का। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पे आंसर बी। आपको आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम सेव करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है हिंदी में भी ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो रीएनफोर्समेंट है उसका प्रिंसिपल किसकी थ्योरी से रिलेट करता है? सद्दीकरण का सिद्धांत किसकी थ्योरी से रिलेटेड है? तो आपको मैंने किसके बारे में बताया था कि स्किनर ने बच्चों बताया था अपनी थ्योरी में कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम बच्चों के अंदर जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर फट से माइंड में लाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत ध्यान से उसे पढ़ें फिर सोचें। फट से क्वेश्चन समझना है और आंसर माइंड में आना चाहिए। तो यानी कि रीइंफोर्समेंट किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। देखना है क्या ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी यानी कि स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वो कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, जिसका फर्क पड़ता है अध्ययन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आंसर में आपको सारे ऑप्शंस मिक्स करके दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। हाँ, ये तो फर्क पड़ता है क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब तक कोई भी लर्नर मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक आप उसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं कर सकते। तो यानी ऑप्शन ए तो होगा आंसर में। इसके बाद है मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर। ये भी होना जरूरी है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अपनी एज के हिसाब से मैच्योर नहीं है तो वो अपनी एज के हिसाब से लर्निंग नहीं कर सकता। तो इसलिए मैच्योरेशन का होना भी जरूरी है। इसके बाद है टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि एज अ टीचर आप क्लासरूम में जाके क्या चीजें, क्या TLMs यूज करोगे, कौन से मेथड से आप बच्चों को पढ़ाओगे, इसका भी बच्चों की लर्निंग पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर होगा। देन है ऑप्शन डी कि बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ। आप बच्चों चाहे फिजिकल बोल लो, चाहे मेंटल बोल लो, इमोशनल बोल लो, सोशल, हर तरीके से बच्चा रेडी होना चाहिए लर्न करने के लिए। तो यानी कि ऑप्शन डी भी आंसर में होगा। तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके चारों ऑप्शन होंगे आंसर में। तो यस, ऑप्शन ए में ही हमें वो आंसर दिख गया। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बताओ कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी उसके हिसाब से सबसे जो है अच्छा रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल कौन सा होगा। आपको मैंने सारे शेड्यूल्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको मेंशन किया था उसी टाइम के अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बेस्ट हमेशा होगा वेरिएबल। तो आप देखेंगे क्या ऑप्शन में आपको वेरिएबल दिख रहा है? यस, वेरिएबल है। अब क्यों है वेरिएबल? अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट छूट गया है, माइंड से याद नहीं आ रहा, तो ध्यान से सुन लो दोबारा से। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि आप हर
रिस्पॉन्स पे बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं। अब बच्चे को हर रिस्पॉन्स में मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये रहेगा, चलो अगला आंसर मेरा गलत भी हो गया तो कोई नहीं, उससे नेक्स्ट पे तो मुझे रिवॉर्ड मिलना ही है। तो ये सबसे बेहतर नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बी में है फिक्स्ड रेशियो, यानी कि निश्चित अनुपात सिद्धिकरण। अब अगर आप चाहे फिक्स्ड रेशियो में दे लो या फिर फिक्स्ड इंटरवल में दे दो, रेशियो मतलब गिने हुए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद देना, फिक्स्ड इंटरवल यानी कि फिक्स्ड टाइम के बाद देना। तो यहाँ पर बच्चे को पता होता है कि मुझे इस टाइम पे रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो मुझे इस टाइम पे ही बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। बाकी टाइम पे अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम अच्छा है वेरिएबल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा आंसर के लिए वो होगा ऑप्शन डी, चर अनुपात सिद्धिकरण, यानी कि वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि एक पर्सन के पास नीली कार है जो ज्यादातर दुकान में ही रहती है, मतलब कभी उसे ज्यादा चलाने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है कि ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आप उसका आंसर करेंगे। तो ध्यान से समझना कि एक पर्सन के पास एक नीली कार है जो ज्यादातर दुकान के अंदर ही रहती है, मतलब कि वो ज्यादा उसे नहीं चलाता। तो जब से जो है उसे मन नहीं करता कोई भी ब्लू या फिर ग्रीन कार खरीदने का, उसके मन से ये दो कलर बिल्कुल उतर चुके हैं, क्योंकि वो कार ज्यादातर घर में यानी दुकान में ही रहती थी। तो आप बताओ कि ग्रीन कलर के लिए उसका जो ये व्यवहार है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या बताया था मैंने, जहां पर बच्चा या फिर कोई भी पर्सन स्टिमुलस को अलग अलग कर लेता है, उसे पता है कि वो अलग है स्टिमुलस और वो स्टिमुलस अलग है। तो आप देखो यहाँ क्या हुआ कि एक आदमी को ब्लू रंग से नफरत हुई, लेकिन उसने ग्रीन कलर को भी उसी में शामिल कर लिया। उसे क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर लगा तो उसे ग्रीन कलर भी ज्यादा पसंद नहीं आया, तो उसने क्या करा, स्टिमुलस को सेम कर लिया। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो नहीं सकता। इसके बाद आएंगे ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी है जनरलाइजेशन। अब मैंने क्या बताया था कि जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब स्टिमुलस को आप सेम सोच लेते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए कि लर्निंग ऑफ फियर, यानी कि अगर आपको किसी को डर के बारे में सिखाना है तो वो कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है, किसके थ्रू आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर जिन बच्चों ने क्लासेस ध्यान से देखी हैं तो उन्हें पता होगा कि मैंने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया था, लिटिल एल्बर्ट, जहां पर एक छोटे बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसे रैबिट से या फिर रैट से डराने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों उसी फियर लर्निंग की बात हो रही है। तो जल्दी से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेरिमेंट के बारे में। और बच्चों वॉटसन ने दिया था ये एक्सपेरिमेंट, तो याद हो तो मैंने बताया था इसको क्लासिकल कंडीशनिंग में, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम बच्चे को बार बार किसी रैबिट से या फिर किसी चीज से डराएंगे तो आगे चल के क्या होगा, वो वाइट चीजों से ही डरने लगेगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय कंडीशनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था आपके लिए कि जो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर, उससे हमें कौन सी थ्योरी मिली थी। मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको टिप्स पे रखना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी थी और उस थ्योरी में उन्होंने कौन से जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं वहां से। तो कोहलर ने बच्चों चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट करके लर्निंग थ्रू इनसाइट की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, विद इन अ सेकेंड आपको आंसर टिक करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन नहीं था कि आपको पढ़ना है समझना है, फट से आंसर माइंड में क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए है कि लर्निंग जो है क्या होती है, लर्निंग का आउटकम क्या है। बच्चे के बिहेवियर में चेंज आना, ऑप्शन बी टीचिंग मेथड में चेंज आना, ऑप्शन सी सब्जेक्ट मैटर यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में पता चलना, ऑप्शन डी सिर्फ अपने कंटेंट को पूरा कराना। अब सबसे पहले याद करो कि लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में आपको क्या पढ़ाया गया था कि लर्निंग क्या है,
चेंजेस होते हैं बिहेवियर के अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है वो बन रहा है ऑप्शन ए, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो कौन सी थ्योरी है जिसमें एकदम मेंटोस के दिमाग की बत्ती जलती है, मतलब कि फट से एकदम से फ्लैश के थ्रू माइंड में आइडिया आता है। तो जहां पर भी फ्लैश या फिर सडन सॉल्यूशन का नाम आएगा, आपके माइंड में एक ही थ्योरी क्लिक करनी चाहिए, जो कि थी बच्चों इनसाइट लर्निंग। और इसको किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो आप फट से देखेंगे कि क्या ये आंसर है ऑप्शन में। तो यहां से बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्योरी इज इनसाइट, यानी कि इनसाइट थ्योरी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सिद्धांत अंतर्दृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने बॉलिंग करने की नई नई स्किल सीखी है, लेकिन उसके इस लर्निंग की वजह से उसकी जो बैटिंग की नॉलेज थी, उसका जो बल्लेबाजी का कौशल था, उस पर कोई भी प्रभाव यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये कौन से ट्रांसफर की बात हो रही है? लर्निंग की। अब दिमाग में एकदम आइडिया आना चाहिए कि जहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा है, तो जहां ट्रांसफर नहीं हुआ वहां पर हुई है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सीखने का शून्य हस्तांतरण आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चरण क्या है? अब आपको क्या पढ़ाया गया था क्लासिकल कंडीशनिंग में? एकदम दिमाग में सही से चीजें लाना कि पहले बच्चे को स्टिमुलस दिया जाता है, यानी कि उत्तेजित किया जाता है, उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्स करता है। तो आपको भी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले स्टिमुलस दिया जाता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पर है ऑप्शन ए, यानी कि स्टिमुलस। तो ऑप्शन ए ही आपको मिल गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि आप बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर अ सिचुएशन वेयर अ स्टिमुलस नो लॉन्गर इवोक्स द कंडीशन रिस्पॉन्स। एक ऐसा टर्म बताओ जो बिल्कुल सही है, जहां पर एक टाइम पे आगे जाके स्टिमुलस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिस्पॉन्स को उत्तेजित करने में, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स अब नहीं आ रहा है। तो जहां पर भी रिस्पॉन्स आना खत्म हो गया, ध्यान से सुनना, जहां पर खत्म हो गया यानी कि रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो गया। आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था क्लास में कि एक टाइम आता है जहां पर अगर बच्चे को जो है स्टिमुलस देना बंद कर दिया जाए, या फिर बार बार आप सेम ही चीज दोहराते रहोगे, तो वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा और वहां पर उस चीज को कहेंगे हम एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि विलुप्त होना, रिस्पॉन्स विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए कि पियाजे की थ्योरी के हिसाब से बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा चीजों को याद करके सीखता है, अटेंशन पे करके यानी कि ध्यान लगा के। बच्चा स्काफोल्डिंग यानी कि टीचर की जो टेम्परेरी गाइडेंस होती है उसके थ्रू सीखता है। ऑप्शन सी है एडेप्टेशन के थ्रू सीखता है, अनुकूलन के थ्रू सीखता है, या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए कि जब उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो थ्योरी में मैंने पियाजे में आपको बताया था, ध्यान से याद करना कि पियाजे में बच्चों जो है उसके बारे में बताया कि वो अडेप्टेशन के थ्रू सीखता है। और अडेप्टेशन के अंदर भी मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे। अडेप्टेशन के अंदर दो चीजें बताई थी, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। इनके थ्रू ही बच्चा जो है लर्निंग करता है। और अडेप्टेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। उसके हिसाब से जब बच्चा एडजस्ट कर लेगा तो वो बच्चा लर्निंग करना शुरू कर देगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना है किसी चीज को ज्यादा सोचने में, प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। पहली बार करोगे किसी टेस्ट को प्रैक्टिस तो टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप देखना आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर माइंड में आने लगेगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल पक्के होने बहुत जरूरी हैं। हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, टिप्स पे होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वाइगोट्स्की के अनुसार लर्निंग को आप किस चीज से अलग नहीं कर सकते, अध्ययन को किस चीज से नहीं हटाया जा सकता।
सबसे पहले याद करेंगे कि वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। वाइगोट्स्की ने बच्चों थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, अब सोशियो कल्चरल है तो उसने क्या बताया था कि लर्निंग को एनवायरनमेंट से या फिर सोसाइटी से अलग नहीं करा जा सकता, क्योंकि जो बच्चा है वो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज इन्हीं के थ्रू सीखता है। तब आंसर हम देखेंगे क्या इनमें से कोई ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन बिहेवियर में चेंज, ये तो नहीं है। परसेप्शन, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सोशल कंटेक्स्ट, यस हम यही ऑप्शन को ढूंढ रहे थे, तो यानी यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट्स सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि यह एक सामाजिक संदर्भ है, सोसाइटी से लर्निंग को अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पियाजे के अनुसार उसने जो स्टेजेस दी हैं उनमें कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में बच्चे को नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए सेंसरी मोटर। देखो सेंसरी मोटर में भी कंजर्वेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बच्चे का माइंड इतना ज़्यादा तेज नहीं होता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए, कंजर्वेशन के लिए, रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट के लिए आप कोई भी आंसर यहाँ पे टिक लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से सेंसेस से वो लर्न करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कंक्रीट। अब कंक्रीट में तो उसे कंजर्वेशन आ जाती है, हमने पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट तो जो कंक्रीट के बाद वाला होता है तो इसमें भी होगी, तो यानी कि प्री ऑपरेशनल आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सिखा दिए, लेकिन सीधा सीधा माइंड में क्लिक करना चाहिए। कंजर्वेशन नहीं होता है प्री ऑपरेशनल के अंदर। रिवर्सिबिलिटी की भी बात कर लो तो वो भी प्री ऑपरेशनल के अंदर नहीं होता है, तो फट से आंसर को टिक करना है। आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जब आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ती हैं, जब आगे जाके भविष्य में आप एक टीचर बनेंगे, तो जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा इससे आपके लिए। सबसे पहला कि आप बच्चों के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेंगे। सारे ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है, क्योंकि एक आंसर, सिंगल आंसर इसका नहीं हो सकता, 2-3 आंसर भी हो सकते हैं, तो इनमें सारे क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी होता है। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया। सेकंड ऑप्शन है आपके लिए कि आपको पता होगा कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के लर्नर को आपको पढ़ाना है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी, उसके हिसाब से आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये ऑप्शन ज्यादा सही है पहले ऑप्शन से, तो इसको माइंड में लेके चलेंगे अभी। ऑप्शन सी है कि आप स्टूडेंट्स को बताओगे कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर करें। स्टूडेंट्स को कुछ भी बताना नहीं है, उनकी हेल्प करनी है, हमेशा माइंड में लेके चलना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन ए भी गलत हो गया, क्योंकि हमें एक बेहतर आंसर मिल चुका है। ऑप्शन डी है कि आप बच्चों को अनबायस तरीके से सिखाएंगे। देखो अनबायस तरीके से सिखाया जा सकता है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर कौन सा होगा, आपको हमेशा ऐसे कंफ्यूजिंग जगहों में ज्यादा बेहतर के ऊपर टिक करना है। तो ज्यादा बेहतर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कि अलग अलग प्रकार के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, यानी कि विविध शिक्षार्थी को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहें। ये विकास और वृद्धि के थ्रू आपको ये नॉलेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का। सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यूटी, यस कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल, यानी कि पैटर्न, कंफ्यूज नहीं होना है, यस एक पैटर्न, एक सीक्वेंस फॉलो होता है। नेक्स्ट है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी ठीक है, बच्चा पहले जनरल चीजों को रिस्पॉन्स करना सीखता है, फिर स्पेसिफिक चीजों पे काम करता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, रिवर्सिबल तो हमने पियाजे में पढ़ा था, तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिवर्सिबल जो है इससे रिलेट नहीं करता है, प्रतिवर्ती रिलेट नहीं करता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के बारे में जो पढ़ाया गया था वो कौन सी एज से रिलेट करता है। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आइडेंटिटी वर्सेस जो रोल कंफ्यूजन है, ये थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी, तो इसको किसने दिया था, आप मुझे उस साइकोलॉजिस्ट का नाम आंसर में बताएंगे। ऑप्शन ए है आपके लिए चाइल्डहुड एज, ऑप्शन बी एडोलेसेंस, ऑप्शन सी इन्फेंसी, ऑप्शन डी अर्ली चाइल्डहुड।
सीधा सीधा माइंड में आना चाहिए कि एडोलेसेंस से रिलेट करता है, क्योंकि इस एज में ही बच्चा सोचता है कि मुझे आखिर आगे जाके क्या करना है, मुझे करियर वाइज क्या चीज़ें ऑप्ट करनी है। तो यानी कि किशोरावस्था जो है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का आप साइकोलॉजिस्ट का नाम मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने जो है पहले पूरे हाथ का मूवमेंट करना सीखा, उसके बाद उसने जो है पेंसिल और पेन पकड़ना सीखा अपने फिंगर से। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? अब आपको याद होगा कि यहाँ पे देखो दो तरीके की प्रिंसिपल की बात होगी, प्रोक्सिमो या फिर सेफ्लोन। तो जो स्पेसिफिक मूवमेंट है और न्यूरल है, ये तो दोनों गलत हो गए। अब हम सोचेंगे कि इन दोनों में क्या पढ़ाया गया था। अब आपको एक मैंने ट्रिक भी सिखाई थी कि जो सी होगा, जहाँ पे सी होगा उसका आंसर सी वाला नहीं होगा। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या बताया था कि सेंटर से लेके बाहर की तरफ होता है, ठीक है, यानी कि पेरिफेरी होता है। इसके बाद यहाँ पे सेफ्लोन में बताया गया था कि टॉप से लेके बॉटम की तरफ होता है। सेंटर, ये इसका मतलब क्या है? सेंटर का मतलब पहले बड़ी मसल पे कंट्रोल होगा, उसके बाद छोटी मसल्स पे कंट्रोल होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका सबसे सही आंसर क्या बनता है? आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे बात यही हो रही है कि पहले पूरे हाथ का यानी कि लार्ज मसल का यूज करना सीखेगा, उसके बाद बच्चा फिंगर टिप्स का यूज करना सीखेगा यानी कि स्मॉल मसल्स का। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना कि मैम मुझे ये आंसर समझ नहीं आया है, प्लीज आप मुझे क्लियर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। जब भी आप सोसाइटी के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, मतलब सीधा सा एक चीज ध्यान में, सोसाइटी यानी कि समाज के हिसाब से जब आपके लिए बात हो रही है तो वो कौन से डेवलपमेंट की बात हो रही है? सीधा सीधा आंसर है सोसाइटी यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर होगा सामाजिक विकास। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे बच्चों पूछा था कि आप मुझे साइकोलॉजिस्ट का नाम बताएंगे कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो है किसने दिया था। एक आप मुझे ये भी बताएंगे कि डोमेन्स कितने प्रकार के होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं, आप मुझे सबके आंसर बताएंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप उसे भी मुझे कमेंट में जो है कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। जिन बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही क्लासेस को ध्यान से समझते रहिए और टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करते रहिए। आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी से, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।